नमस्कार। आर्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग। तो देखते हैं अधिगम के नियम। अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग। तो देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। मेन उसी को हम लोग टच करेंगे। अधिगम के नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम प्रतिपादित किया था। और अधिगम के नियम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, और दूसरा होता है गौण नियम। तो अब हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है मुख्य रूप से दो प्रकार। पहला प्राथमिक या मुख्य नियम। हाँ, प्राथमिक या मुख्य नियम में इसमें मान लीजिए एक करके पहला तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। और यही देखेंगे दूसरा आपका, ये तो प्राथमिक या मुख्य नियम था। दूसरा आपका है गौण नियम। कौन है? गौण नियम। गौण नियम को उन्होंने इस मान लीजिए इसमें ये करेंगे बहु अनुक्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है मानसिक स्थिति का नियम। चौथा है समानता का नियम, समानता या आत्मीयता का नियम। पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और ये गौण नियम में आपके ये 5 प्रकार के हो गए हैं। तो इस तरीके से एक एक को हम लोग समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं। तो देखा जाए, पहला है तत्परता का नियम। कौन सा है? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम आप देखेंगे। तत्परता का नियम ये बताता है, थॉर्नडाइक जी ने कहा कि तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस ये बताता है कि व्यक्ति या बालक किसी कार्य को करने के लिए जब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं होगा तब तक वह सीखेगा नहीं। अगर वह पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो उसे उस कार्य को करने के लिए जो है खुशी महसूस होगी और उस कार्य को वह कर लेगा। अगर वह पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है कार्य को करने के लिए, तो वो उस कार्य को सीख नहीं सकता, या उस कार्य को करने में उसकी इच्छा नहीं होगी और वो गुस्सा करेगा, झुंझला जाएगा। तो इस तरीके से तत्परता का नियम यह है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति जब तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता तब तक उस कार्य को करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। है एक तरीके से तैयारी का नियम भी इसे कहेंगे। तो तत्परता का नियम ये बताता है कि पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, पूर्ण रूप से तैयार
होने पर, पूर्ण रूप से तैयार होने पर होगा। अगर वह पूर्ण रूप से तैयार होने पर नहीं, पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो वह सीख नहीं सकता। दूसरा आपका है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये बताता है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति जो है उस कार्य को वह अभ्यास करता है, उसको उपयोग में लाता है, बार बार जो है उसको अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। एक तरीके से लॉ ऑफ प्रैक्टिस है। तो अभ्यास का नियम या एक्सपीरियंस कहेंगे। तो किसी कार्य को करने के लिए जब वह बार बार अभ्यास करता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है, और जब उस कार्य को करने के लिए वह बार बार अभ्यास नहीं करता तो वो कार्य उसके लिए जो है कठिन हो जाता है और वो भूल जाता है। जैसे आप देखेंगे साइकिल चलाना हो गया, मैथ के सवाल को हल करना हो गया, बार बार उसके फार्मूले को याद करना हो गया, या टाइपिंग करना हो गया। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम कहेंगे। इसे उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। उपयोग तथा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है आपका, उदाहरण जैसे साइकिल चलाना। दूसरा है टाइप करना, गणित के सवाल, हारमोनियम बजाना है। तो इस तरीके से अब उपयोग का नियम कि बार बार जब उसको वह उपयोग में लाएगा तो वो उसको सीख लेगा, चाहे वो कितना भी कठिन हो। आप देखते हैं मैथ के जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, मैथ वगैरह उनकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसमें वो टॉप कर जाते हैं, 99% नंबर ला देते हैं। लेकिन ये वही हिंदी है जो कि आसान विषय है, लेकिन उसमें वो अभ्यास नहीं करते, बार बार प्रयास नहीं करते, इसलिए उसमें उनका पूरा नंबर हो जाता है, कोई बच्चे तो फेल भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये नियम ये बताता है, थार्नडाइक जी ने कहा कि अभ्यास का नियम ये हमको बताता है कि जब तक जो है बच्चा उसको उपयोग में लाएगा तो वो जल्दी सीख लेगा, और उसको उपयोग में नहीं लाएगा तो चाहे वो कितनी ही आसान क्यों ना हो और उसे वह जो है सीख नहीं पाएगा। तो इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। तीसरा आपका है प्रभाव का नियम। लॉ इफेक्ट। तो प्रभाव का नियम थार्नडाइक जी ने कहा कि बच्चा जो है किसी कार्य को करने के लिए जब तक वह उसमें खुशी का मतलब उसमें जब वो प्रभाव डालता है तो उसे वहाँ खुशी महसूस होती है, वहाँ वो संतोष महसूस करता है। तो इस तरीके से जो है उसे संतोष महसूस करता है, खुशी महसूस होती है, तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। वह जो है बार बार पुरस्कार एक तरीके से फील होता है कि हमें संतोष, प्रशंसा उसकी फील होती है जब जिस कार्य को करने के लिए बच्चे को खुशी महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, उसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। तो इसे सुख और दुख का नियम भी कहा गया। इसे सुख और दुख का नियम और पुरस्कार एवं दंड का नियम, संतोष असंतोष का नियम भी इसे कहा गया। पुरस्कार और दंड, संतोष और असंतोष का नियम भी कहा गया। तो इस तरीके से ये कभी कभी आता है कि प्रभाव का नियम को सुख और दुख का नियम, पुरस्कार और दंड का नियम, संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है, जिसमें खुशी होती है। कार्य को करने के लिए जब बच्चा खुश होगा, यानी उसको ये तरीके से फीलिंग होगी कि हम अच्छा कर रहे हैं, अब पुरस्कार के रूप में लोग शाबाशी देंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटा, बहुत खूब हैं, तो वो बच्चा जो है आजकल की शिक्षा प्रणाली भी है कि बच्चे को जो है आप मोटिवेट कीजिए हैं। बच्चा अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर रहा है तो उसे आप प्रेशर मत दीजिए, यानी दबाव मत दीजिए। बच्चा जिस रूप में सीखना चाह रहा है, बाल केंद्रीय शिक्षा में हमको यह भी बताया गया कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे को मारना तो है ही नहीं है, उसके साथ बच्चे के हाव भाव, रुचि
उसकी दिनचर्या को देखते हुए जिस तरीके से वो सीखना चाह रहा है आप उस तरीके से सिखाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, बुलाइए। तो इस तरीके से ये आपका प्रभाव का नियम है। अगला आपका है, ये 3 नियम हो गए जो आपके प्राथमिक नियम थे। फिर उसके बाद गौड़ नियम आपके होंगे। गौड़ नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम ये आपका बताता है, देखते हैं उसको भी। बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, ये नियम ये बताता है कि किसी कार्य को करने के लिए बालक हो या व्यक्ति हो बार बार प्रयास करता है, तब तक प्रयास करता है, यानी कई अनुक्रियाएं का प्रयोग करता है। इस तरीके से सीखें कि मैथ का फार्मूला लगाएं या ये जो है अपने, अब आप देखेंगे जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं कि भाई जो सिविल सर्विसेज में जैसे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उसको पास करने के लिए जो है हमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, पूरा ऑल वर्ल्ड, ऑल मतलब अपने देश का या विदेश का पूरा इतनी पढ़ना पड़ता है। अब जब आप डीएम हो जाते हैं या एसपी हो जाते हैं या बड़े पोस्ट पे हो जाते हैं, किसी निदेशक हो जाते हैं, तो उसका वहाँ क्या रोल है? तो इस कहने का मतलब है कि वो उसके दिमाग को विकसित करने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि वो फ्यूचर में जब जाएगा अपने जॉब के लिए तो उसके दिमाग का इतना विकास हो, चौतरफा विकास हो जाएगा कि उस कार्य को करने के लिए जो है वो तत्पर रहेगा। ये एकदम जो है कई प्रकार की अनुक्रियाएं लगाएगा, चाहे वो हिस्ट्री से लगाए, चाहे ज्योग्राफी से लगाए, चाहे इकोनॉमिक्स से लगाए, चाहे साइंस से लगाए, चाहे पॉलिटिक्स से लगाए, हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चाहे जहाँ से भी वो लगाए। ये सारी चीज़ें जो है जैसे जीएस में जो पढ़ाई जाती हैं, अब भाई वहाँ उसका यही रोल होता है कि उसके पूरे दिमाग का सर्वांगीण विकास हो, चौतरफा विकास हो, ताकि उसके सामने कोई भी समस्या आए, वो सामाजिक समस्या हो या समाज में ही तो उसको अपना रोल करना है। समाज का वो एक लीड करेगा, समाज का वो एक समाज सेवी होगा, जो एक डीएम है, पूरे ज़िले का मालिक है, तो उसके सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो जब सारे सब्जेक्ट का वो नॉलेज लिया रहेगा तो जो है वो उस समस्या को सॉल्व कर देगा। लोग कहते हैं कि अरे यार इसका क्या रोल है, अब ये युद्ध कब हुआ, वहाँ की राजधानी क्या थी, वहाँ के देश में ये आक्रमण कब हुआ, ये सारी चीज़ें डीएम होने के बाद उसका क्या रोल है। लेकिन उसके पूरे वही कहना है कि माइंड डेवलप, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो बहु अनुक्रिया कार्य को करने के लिए जो है उस कई प्रकार की अनुक्रिया का वो प्रयोग करता है, तब वो अधिगम करके मतलब सीखता है। बहु अनुक्रिया का नियम ये बताता है कि कार्य करने के लिए जो कई प्रकार की अनुक्रिया बालक करता है और वो सीखता है। इसे जो है प्रयास एवं त्रुटि का भी नियम कहा जाता है। नहीं, प्रयास करेगा, बार बार कई प्रकार के प्रयास करेगा तो कुछ त्रुटियाँ भी होंगी, तो उस तरीके से प्रयास एवं त्रुटि का नियम भी कहते हैं। प्रयास है त्रुटि का नियम भी इसे कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे मेरी बात को। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम ये बताता है किसी कार्य को करने के लिए जो है खंड खंड में, अंश अंश में उसको हम तोड़ करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो पहले हम उसकी डिफिनीशन को जानते हैं, फिर उसके प्रकार को जानते हैं, फिर उसके सिद्धांत को जानते हैं, फिर उसके प्रभावी कारक को जानते हैं। तो किसी चीज़ को जानने के लिए जो है हम अगर उसको अंश अंश खंडों खंडों में तोड़ करके सीखते हैं। थार्डाइक ने ये कहा कि यह भी एक सीखने का नियम है कि हम उस चीज़ को पार्ट पार्ट में करके सीखें। पार्ट पार्ट करके सीखने में वो जल्दी हम लर्न कर लेंगे, जल्दी सीख लेंगे। चाहे कोई विषय हो, चाहे कोई टॉपिक हो, है, चाहे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा आज इतना मतलब कर लिया, फिर इतना कर लिया, फिर इतना कर लिया, ऐसे ऐसे करके जब हम उस कार्य को करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बस 1/4 हो गया, 1/2 हो गया, फिर 1 ऐसे करके तो धीरे 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 उस चीज़ को हम कर लेते हैं। और वही चीज़ हमारे लर्निंग में भी आती है कि खंड खंड करके सीखना। तीसरा आपका है बहु क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, और ये आपका है मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम यह बताता है कि भाई
मन ही तो है, मन से बड़ा कुछ भी नहीं है भाई। जिसका है कहावत है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप देखते हैं कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि जो लड़के बड़े बड़े एग्ज़ाम, बड़े बड़े कंपटीशन को बीट करते हैं, 12-12 घंटा, 13-13 घंटा जो लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या है, उनका मन नहीं थकता है। शरीर तो भाई, शरीर तो जो है ही है, लेकिन मन का थकना नहीं चाहिए। तो मन अगर थक गया तो आदमी जो है फिर हार जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़े और मन में आ गया कि अरे यार अब थोड़ा सोना चाहिए, अब ये इतना लेट हो गया, ये हो गया है, अब ऐसा हो गया, तो आप फिर वहीं सो जाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी का आती हैं कि जैसे आपके घर में शादी है या आपके घर में किसी का हॉस्पिटल में कोई एडमिट है, बाय द वे सपोज़ करिए, मान लीजिए एक्सीडेंटल वगैरह केस है, जो आपकी 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग पे वो आदमी एडमिट है, और तो वहाँ आपको दिन भर में जो है 10 बार जो है सीढ़ी से चढ़ना उतरना पड़ेगा, तब भी आपका मन जो है नहीं थकता है। अब ऐसे नॉर्मल वे में आपको अगर जाना है तो एक बार आप गए हैं तो अरे यार 4 तल्ला चढ़े आए और पूरा जो है थक गया। तो वहाँ जो है स्थिति ये होती है कि आप पूर्ण रूप से, जैसे किसी कार्य को करने के लिए जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो आप उसको जल्दी सीख लेते हैं। यानी मन से तैयार होकर के सीखना मानसिक स्थिति का नियम। अगर आपकी मानसिक स्थिति जो है अच्छी है तो आप उस कार्य को जल्दी से सीख लेते हैं। ये जो है थार्नडाइक जी का कहना था। अगला था आपका समानता या आत्मीयता का नियम। इन्होंने कहा कि समानता या आत्मीयता का नियम, आत्मीयता या लॉ ऑफ एसिमिलेशन, तो इन्होंने कहा कि समानता का नियम जो है, जैसे कि पहले की जो पूर्व स्थिति होती है उस स्थिति का ज्ञान जो है आने वाली स्थिति के समस्या में को सीखने में जो सहायक होता है, एसिमिलेट करता है, एसिमिलेट कर देता है उसको। क्या करता है, जैसे मान लीजिए बच्चा स्कूल में गया और जो है गिनती याद किया और फिर घर आया तो उसको कोई चीज़, अब मान लीजिए सिक्का ही है या छोटे छोटे गोलियां हैं, उसको वो गिनने के लिए जो है वहाँ वो गिनती सीख लिया है तो उसको गिनने का यहाँ भी वो प्रयोग करेगा। यानी कि परिस्थितियाँ जो है बदल जाती है, लेकिन वो क्रियाएं जो है, यानी अब वो स्कूल की परिस्थिति थी, यहाँ घर की परिस्थितियाँ, उनके कहने का मतलब ये था कि परिस्थितियाँ बदल जाएंगी लेकिन क्रिया वही होगी। जैसे कोई माँ है, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, बेटा कहीं उसका चला गया कुछ दिनों के लिए, किसी रिश्तेदारी चला गया या कहीं चला गया, तो जो उसके बच्चे के खिलौने वगैरह है या जो बच्चे के सामान है तो उससे भी उसका लगाव जो है हो जाता है, उससे भी वो प्यार करने लगती है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि समानता का नियम की पूर्व के अनुभव के आधार पर, जैसे उन्होंने बताया कि आत्मसात का नियम, कि बच्चा ने बकरी को देखा तो इसे बताया कि ये 4 पैर हैं, पूँछ है, मुंह है और ये आँख है, नाक है, इस तरीके से उसकी संरचना उसके दिमाग में बन गई। फिर कुछ दिन के बाद जो है किसी दूसरे जानवर को देखा है, बिल्ली को देखा, बिल्ली को देखने के बाद कुत्ते को देखा या बकरी को देखा, तो फिर वो अपने आप मन में बना लिया कि ये भी वही जानवर है। तो इस तरीके से समानता बना लेता है वो बच्चा जो है। तो ये कहने का मतलब उस तरीके से वो बच्चा सीखता है, यदि एसिमुलेट करके, आत्मसात करके, उसमें समानता बना करके वो सीखता है। पर अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम की ये कहता है कि बच्चे को सीखने के लिए जो है, जैसे किसी चीज़ को जो है उस चीज़ से जोड़ करके उस चीज़ में जो है परिवर्तन कर दिया जाता है सीखने में, उसको जोड़ करके जो है साहचर्य परिवर्तन, यानी समानता में जो है साहचर्य परिवर्तन कर दिया जाता है बच्चे में। तो इस तरीके से जो है जैसे कि आप देखेंगे साहचर्य परिवर्तन का नियम कि ये जो आप थार्नडाइक का जो ये पावला का जो कुत्ता था, वो कुत्ता जो है जब वो घंटी बजती थी तो उसके बाद जो है उसको भोजन मिलता था, और जब भोजन मिलता था तो वो जो है समझ जाता था कि घंटी बज रही, भोजन मिलेगा। कुछ देर के बाद केवल घंटी ही बजाने के बाद तो उसके मुंह में जो है पानी आ गया, यानी लार आ गई। तो इस तरीके से साहचर्य परिवर्तन हो जाता है, उसके उद्दीपक के साथ उसका जो है मतलब कि एक तरीके अनुक्रिया करने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके
जो है नियम थे। और ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहले की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति, मानसिक एवं शारीरिक स्थिति। इसे आप देखेंगे, अगर कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, आरसू जी ने कहा था। इस तो हम कह रहे हैं कि अधिगम को वो भी प्रभावित करता है। अगर मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ है, शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ है, तो जल्दी अधिगम करेगा, जल्दी सीखेगा, जल्दी पढ़ेगा लिखेगा, शुभोपलि का प्रयोग करेगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रिया करेगा जो आपकी शिक्षण कौशल में है, शुभोपलि, इसे आप जानेंगे। तो इस तरीके से और ये भी प्रभावित करता है मानसिक एवं शारीरिक क्रिया। दूसरी चीज़ है आपकी प्रेरणा। जैसे क्या है, बच्चे को अधिगम करने के लिए प्रेरणा भी बहुत ज़रूरी है। भाई आप प्रेरित करेंगे, जैसे अब बच्चा कभी कभी बोर होता है ना, तो आप ऐसी कहानियाँ बताते हैं, कुछ ऐसी मोटिवेशनल बातें बताते हैं कि फला जगह एक ऐसा लड़का था, इतनी मेहनत करता था, उसके पास सारा अभाव था, रहने के लिए घर नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, किताबों मांग मांग के पढ़ता था, पिताजी नहीं थे या थे तो गरीब थे। इस तरीके से आप उसे प्रभावित करेंगे या किसी एक आइकॉन को दिखाएंगे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को दिखाएंगे, एक अखबार बेच कर पढ़े हैं, इस तरीके अम्बेडकर जी के बारे में बताएंगे, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताएंगे। एक तरीके से उसको मोटिवेट करके जो है, या किसी भी परिस्थिति में आप उस परिस्थिति को उस परिस्थिति से जोड़ करके जब आप दिखाते हैं तो बच्चा तुरंत जो है इंटरेस्ट लेने लगता है और वो अपने दिमाग में उस बात को बना लेता है कि नहीं भाई, वो जब उस परिस्थिति में रह करके ऐसा किए तो उनके सामने तो ये मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। उसको वो मोटिवेट होकर के बच्चा जो है वो सीखेगा। फिर उसके बाद क्या है आपका वातावरण भी अधिगम के लिए बहुत प्रभावित करता है। जैसे घर का वातावरण है अच्छा, सुख शांति का है भाई, तो बच्चा जल्दी अधिगम करेगा। और तनावपूर्ण है, झगड़ालू वातावरण है, परिवार में कलहपूर्ण वातावरण है, वहाँ भी विद्यालय का भी वातावरण अगर अच्छा नहीं है, अध्यापक का व्यवहार अच्छा नहीं है, विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं जो है ये अच्छी नहीं हैं, तब भी बच्चे को का अधिगम अच्छा नहीं होगा। और सारी व्यवस्थाएं अगर अच्छी हैं, अध्यापक अच्छे हैं, सारे सिस्टम अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सारी सुख सुविधाएं अच्छी हैं, तो बच्चे का अधिगम अच्छा होगा। तो इस तरीके से और विधियां भी होती हैं आपकी, शिक्षण विधियां ये भी माने रखती हैं। शिक्षण विधियां भी आप देखेंगे, बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं। जैसे आप करके सीखना है या गतिविधियां हैं, बोल बोल करके सीखना, या आप हाव भाव से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। देखते हैं ना क्लास में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो इतना अच्छा व्यक्त करते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बच्चे जो है उनको देखने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको सुनने के लिए क्लास में जो है बेंच पे जगह नहीं मिलती है। अब कुछ टीचर को देख करके बच्चे जो है क्या कहते हैं, उनको बुखार आ जाता है। बच्चे कहते हैं अरे छोड़िए, जाने दीजिए, तो वहाँ जो उदासी उनको छाने लगती है। तो इस तरीके से ये शिक्षण विधियाँ भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है समझ जाए। हम बच्चे के हाव भाव को देख करके उसको ऐसा पढ़ाएं, ऐसा समझाएं, ऐसा लिखाएं कि बच्चा उस चीज़ को लर्न कर ले, सीख ले। भाई हमारा मेन उद्देश्य हो, शिक्षा का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा उसको ग्रहण कर ले। हम बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन अगर बच्चे के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं हायर लेवल की चीज़ और बच्चा अभी लोअर क्लास का है, तो हम उसको कितना भी जानकार है लेकिन उस स्तर का हम उसको पढ़ाना चाहिए। ऐसी शिक्षण विधियां का प्रयोग करें कि बच्चा उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर ले, जो है अडॉप्ट कर ले। तो इस तरीके से शिक्षण विधियां जो आपकी हैं, तो ये सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए भी अधिगम के लिए जो है ये होता है, तो अधिगम को प्रभावित करता है। अगर अच्छी शिक्षण विधियाँ हैं तो अच्छा प्रभावित करेगा। फिर उसके बाद आपका है प्रेरणा वातावरण, और मान लीजिए इस तरीके से आपका इसमें तो बहुत सारे हैं, परिवार है, समाज है, और परिवार है, समाज है, और आपका विद्यालय है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। तो ये बहुत सारे
हैं प्रभाव जो है परिवार का भी वातावरण, अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से परिवार मान लीजिए कमज़ोर है, गरीब परिवार है, तो वहाँ भी उसको प्रभावित करेगा। आज फैन नहीं है, लाइट नहीं है, या सारी सुविधाएं नहीं हैं, डेस्क बेंच कुर्सी मेज नहीं है, या इस तरीके से, तो वो वहाँ या अनपढ़ माँ बाप हैं तो उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो वो भी प्रभावित करता है। और भाई अमीर लोग हैं तो वहाँ अमीर लोगों का आना जाना होगा, उसकी बातें अच्छी हैं, अमीर लोगों जैसी होंगी, हैं, एक तरीके से दूरदर्शी सोच होगी, और गरीब है तो वहाँ की सोच जो है निम्न होगी। इस तरीके से जो है, या उनके माँ बाप के व्यवहार पे भी डिपेंड करता है, माँ बाप कैसे हैं। समाज है, समाज में का भी प्रभाव पड़ता है, समाज ताने देता है या समाज प्रोत्साहित करता है, तो इस तरीके से जो है करता है। फिर विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण है, तो इस तरीके से आप समझ आएंगे। तो ये हम जो है ये इसके नियम थे और इसके बाद प्रभावित करने वाले कारक थे। आज हम लोग इस छोटी सी टॉपिक को पढ़ें हैं, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।